हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो चलो उपस्थित हो जाओ सभी। यस, वेलकम, मोस्ट वेलकम। शुभ प्रभात, आदाब। सभी उपस्थित हो जाए दोस्तों, सभी के सभी। यस, वेलकम। आज आपकी क्लास नियत समय से 10 मिनट लेट शुरू हो रही है, बट वो 10 मिनट लेट का टाइम कवर अप कर लिया जाए तो कुल मिलाकर जो आपको आउटपुट मिलना है वो तो बराबर का होगा, है ना। तो बिल्कुल माजिद हुसैन जी की बुक ले ले, बिल्कुल ले ले। अच्छी पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले और आगे बढ़े। यस, मोस्ट वेलकम दोस्तों। अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं है। जिनका पहला क्लास है थोड़ा सा चीज़ें लिंक तो नहीं हो पाएंगी, बट कोई बात नहीं। एक दो कक्षाओं के बाद आप यूज थ्रू हो जाओगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है सर, आप जवाब नहीं देते। साक्षी, मेरा आपसे कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है, बीते ज़माने की, पिछले जन्मों की हमारी और आपकी। इस जन्म की तो है नहीं, पर पिछले जमानों की दुश्मनी है बिटिया रानी। इसलिए मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देता। अरे बेटा, नहीं दिखा होगा प्रश्न तो नहीं देखा, अदरवाइज क्यों नहीं देता, है ना। अब देखो, अभी भी कुछ बच्चों के इतने सारे क्वेश्चंस फटाफट फटाफट आगे निकले जा रहे हैं कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो बताओ कैसे जवाब दूंगा। ओके, समझ गए। और फिर अभी तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इसी के इतने चल रहे हैं कि कमेंट्स की मैं कैसे देख पाऊंगा। फिलहाल कोशिश कर लो एक बार, मंसूर बच्चों के क्वेश्चन अगर कुछ दिख रहे हो तो मुझे दिखा दो, अगर दिख रहे हो तो दिखा दो। देखो, हमारे मंसूर बाबू भी असफल हैं आपके कमेंट्स दिखा पाने में। डेली जो क्लास नोट्स होते हैं, बस दफ़ा ऐसा होता है कि मैं लिखता हूँ। देखो, डेली क्लास नोट्स क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं क्या पढ़ाता हूँ मुझे इसके बारे में ज़रूर जानकारी है। मैं आपका दुश्मन हूँ सर जी, अब्दुल मलिक। कोई बात नहीं बेटा, दुश्मन हो तो दुश्मनी ही निभाओ, मोहब्बत बिल्कुल मत निभाना। प्रेम के संबंधों में तो वैसे भी बड़ी दिक्कतें हैं, सच बताऊं तो। जिस दिन संबंध दिल का होता है ना, तो बड़ी ही दिक्कतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। कहते हैं ना कि आंखों में नींद न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। तो वैसे भी दुश्मनी निभाओ, ज़्यादा अच्छा है, चैन की नींद सोओगे। अरे बेटा, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है, पर अगर है ही तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। बस अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हो तो आज का जमाना बदल चुका है, एक गुरु अपने शिष्य से क्षमा मांगता है। और कोई बात हो तो बताना, ठीक है। ओके ओके। आ, ठीक है, बाकी जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो तो अभी के अभी सॉल्व हो जाएंगे, अभी के अभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक। ओहो, कमेंट्स दिख भी नहीं रहे इतना जल्दी, आप लोग का इतना ज़्यादा कमेंट्स हो रहे हैं। क्यों कमेंट्स दिख ही नहीं, एकदम सट 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 भागा रेल की डिब्बे की तरह। जब तक कई बार बचपन याद करो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर हम किसी भी रेलगाड़ी में कितनी बोगी हुआ करती थी, डिब्बे कितने हुआ करते थे, उसे काउंट करते थे। लेकिन जब सट 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 ट्रेन निकलती थी तो हम काउंट भी नहीं कर पाते थे। ठीक वही स्थिति मेरे साथ होती है कि आपके कमेंट्स को तो मैं पकड़ भी नहीं पाता हूँ। मैंने अपने मंसूर भाई को भी बैठाया हुआ है कि थोड़ा सा मुझे दिखाने की कोशिश करो, वो भी आपके कमेंट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि माफ करो। माफ करो। चलो टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, टॉपिक पर ध्यान करो। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़ा था जिसमें से पृथ्वी या भूपर्पटी का विकास था। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो था पृथ्वी का विकास, और विकास के संबंध में सभी लोग जरूर ध्यान कर पा रहे होंगे, हमने 4 प्रकार की प्रक्रियाओं को पढ़ा था।
एक पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कूलिंग, पहली प्रक्रिया पढ़ा था। फिर दूसरी प्रक्रिया पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। तीसरे नंबर पर पढ़ा था प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। और चौथे नंबर पर पढ़ा था प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। इन चार प्रक्रियाओं के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया था कि हमारे पृथ्वी की भूपर्पटी ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का किस प्रकार से विकास हुआ है, तो जिसमें से भूपर्पटी का उद्भव एवं विकास दोनों का दोनों आ चुका है, दोनों का दोनों आ चुका है। दूसरे टॉपिक की हमने शुरुआत की थी जिसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल था या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल था, जिसे आप दो नामों से जान सकते हैं। एक तो भौगोलिक समय सारणी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका भूगर्भिक समय सारणी है। समय सारणी कल भी मैंने बताया था। तो भूगर्भिक समय सारणी के अंतर्गत पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर आज तक, अब तक की तमाम प्रेजेंट तक की तमाम घटनाओं का जिक्र हमें करना था कालखंड के संदर्भ में। कौन सी घटनाएं? तो घटनाएं भूजैविक घटनाएं थी, अर्थात भूमंडल में किस प्रकार का परिवर्तन आया, तो जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया, ये तमाम चीजें हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी थी। तो इसमें से हमने 4 वर्गों में संपूर्ण कालखंड को बांटा था। एक वर्ग था इयॉन, दूसरा वर्ग था एरा, तीसरा वर्ग था इपॉक और तीसरा के बाद चौथा वर्ग था एज। इन 4 वर्गों में बांटा था और इयॉन के ही 2 वर्ग थे, एक था प्री कैम्ब्रियन तो दूसरा था पोस्ट कैम्ब्रियन, और इन्हीं का अध्ययन हमारा कक्षाओं के अंतर्गत चल रहा था, कक्षाओं के अंतर्गत दोस्तों चल रहा था। तो आज भी हमें अपनी इस कक्षा के अंतर्गत भूगर्भिक समय सारणी का ही अध्ययन करना है, जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का ही हमें आज भी अध्ययन करना है। तो सभी के सभी लोग अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर एज यूजुअल अपने टॉपिक का पहला नाम लिख देता हूँ, तो सभी के सभी ने जो कल नाम लिखा है वही लिख देता हूँ, भौगोलिक समय सारणी। कल पहली क्लास थी तो आज इसको कर देता हूँ 2, दूसरी क्लास होगी। इस पर आगे बढ़ाते हुए ध्यान से सभी के सभी बच्चे, इस पर सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात समझेंगे। इस पर हमने बताया था कि काल अवधि के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन महाकल्प था। कैम्ब्रियन महाकल्प था, इयॉन था, जिसे हमने 3 वर्गों में बांटा था और 3 वर्गों में एजोइक एरा था जिसे हमने पढ़ लिया था। दूसरा आर्कियोजोइक थी, आर्कियोजोइक था जिसे हम पढ़ रहे थे। तीसरे नंबर पर आएगा प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक आएगा, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें, कल आर्कियोजोइक के बारे में पढ़ रहे थे और आर्कियोजोइक के बारे में पढ़े कि किस प्रकार से हमारा प्रथम वायुमंडल का उद्भव एवं विकास हुआ। आफ्टर दैट पृथ्वी में जल की उपस्थिति पहली बार कैसे आई। इतनी बात के बाद हम ऑक्सीजन की उत्पत्ति की कहानी को पढ़ रहे थे और यहीं पर क्लास को रोका था। तो अब उसके बाद की कहानी को आगे बहुत अच्छे से समझो और फिर बहुत अच्छे से दोस्तों लिखो। समझो, मैंने कल की कक्षा में बताया था कि सपोज ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर मान लो पृथ्वी की सतह है तो इस काल अवधि में यहां सागर की उत्पत्ति हो चुकी थी, सागर बन चुका था और सागर के साथ साथ पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल भी व्याप्त हो चुका था।
लेकिन ये वायुमंडल आज की तरह का नहीं था। इसमें कार्बनिक गैसों की मात्रा अधिक थी, सल्फ्यूरस गैसों की मात्रा अधिक थी, नाइट्रोजनी गैसों की मात्रा अधिक थी। अर्थात पृथ्वी पर पहली बार यह पहला कालखंड है जब स्थल मंडल के साथ जलमंडल एवं वायुमंडल भी अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, जलमंडल एवं क्या वायुमंडल भी अस्तित्व में आ गया था। अब्दुल मलिक, ये अजीब कमेंट्स हैं, मुझे सर से पढ़ के अच्छे से, और ऑलवेज माय फेवरेट टीचर एंजल। ओके, कोई नहीं बेटा अब्दुल मलिक, तुम काहे बच्चों की बातों पर पढ़ते हो। देखो, कई बार क्या होता है कि मुझे पता होता है मेरा अपना प्यारा विद्यार्थी मुझे क्या कहना चाहता है, पर बच्चे अपने तरीके से बातों को लेते हैं। तो तुम लोग परेशान ना हुआ करो, तुम लोग बातें इधर उधर की ना करके सीधे डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्टेड रहा करो। अब देखो, आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इसलिए नहीं आ पाते या नहीं देख पाता कि क्लास के बच्चे फालतू के कमेंट्स इधर उधर आपस में ज़्यादा करते हैं। मोस्ट वेलकम सुमित। अगर केवल कॉन्क्रीट जैसे ऑप्शनल की क्लास चलती है, अब आपको बताएं हजारों की संख्या में उसमें भी बच्चे हैं, ऑप्शनल की क्लास में पूरी कक्षा में 2 4 5 7 कमेंट्स नहीं आते हैं। आपको बता दूं, आपके बीच के ही बच्चे हैं, कहीं बाहर के बच्चे नहीं हैं। 5 7 कमेंट्स नहीं आते हैं पूरी कक्षा में। आप लोग यहाँ आपस में ही इतने उलझे होते हो कि उन तमाम विद्यार्थियों के जिनके सच में जायज से कमेंट्स होते हो दिख नहीं पाते हैं। आपके इस क्रम में वो कमेंट्स फटाफट आगे निकल जाते हैं। बताओ, मुझसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती होगी कि कमेंट्स देखना तो चाहता हूं, आपके कमेंट्स का जवाब पढ़ना भी चाहता हूं, लेकिन कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता, बाकी तमाम प्रकार के कमेंट्स दिखते रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहूंगा कि मैं इतना तरीके से सिस्टमैटिक वे से हर चीजें पढ़ा देता हूं कि आपके सामने डाउट्स बचेगा ही नहीं। हाँ, डाउट्स उनका जरूर हो सकता है जिनका बेसिक बहुत ही कमजोर है, जिन्हें न साइंस का ज्ञान है न ह्यूमैनिटी का ज्ञान है, कुछ भी थोड़ी बेसिक बातों का भी जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें दिक्कत होगी। और उन्हें दिक्कत होगी तो उन्हें टीचर को कमेंट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने आप को कमेंट्स करना चाहिए कि आखिर मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। और उन बच्चों को सबसे पहला तो एक काम करना चाहिए कि बेसिक्स ठीक से तैयार कर लें। यूपीएससी की तैयारी जब भी करवाते हैं, हालांकि आजकल कोचिंग संस्थानों में ये परंपरा प्रचलित नहीं है, यूपीएससी की तैयारी से पूर्व एक सबसे बढ़िया नियम होता है कि बच्चा पहले 2-3 महीना चुपचाप बैठकर बेसिक किताबों का अध्ययन कर डाले, ताकि बेसिक्स में उसको दिक्कत ना आए। देखो, मुझे यहाँ पढ़ाना है उस लेवल का जो यूपीएससी एटलीस्ट पूछता है, और यूपीएससी के लेवल को आप टच कर पाओ लिखने के क्रम में। अब मुझे उस लेवल का पढ़ाना है, बच्चों को दिक्कत बेसिक्स में आ रही है, तो अगर बेसिक्स में दिक्कत है तो एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटीज की कक्षाएं लो। आप इस कक्षा में आओगे तो थोड़ा सा सफर करोगे, या कि दूसरा, पेशेंस रखो, टीचर खुद ही आज की कक्षा में, अगली कक्षा में, अगली नहीं तो अगली कक्षा में हर बातें वैसे भी क्लियर करता हुआ इतना चलता है कि आपकी तमाम जिज्ञासाएं जो होती हैं वो निश्चित रूप से शांत हो जाती हैं। पर अधीरता के साथ अधीर होकर पढ़ने से समाधान नहीं निकलता है दोस्तों। अभी तो कुछ कक्षाओं में आपको कभी तो उस कक्षा में आपको कुछ समझाता हूँ, कुछ कक्षाओं में आपको डांटूंगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो पढ़ा करो अच्छे से। तो चलो अब आते हैं टॉपिक पर। अब नो मोर कमेंट्स, ठीक है? जैसे कल की कक्षा या हर कक्षा होती है उसी तरह से सुनिए। तो यहां पर पहला ये कालखंड था जब यहां पर ये सागर अस्तित्व में आ गए, महासागर अस्तित्व में आ गए, और वायुमंडल अस्तित्व में आ गया। पर वायुमंडल आज की तरह तक का नहीं था। मैंने आपको बताया ये ऐसा वायुमंडल था जिसमें ऑक्सीजन ना के बराबर थी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। अब यहां से सुनना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभी भी विज्ञान में इस बात में एक मत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना है। विज्ञान कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही आज से लगभग
3.6 अरब वर्ष पूर्व के आसपास की घटना का जिक्र है। आसपास की घटना का जिक्र है। इस कालखंड में धरती में पहला जीवन पनपा था। अब इसके संदर्भ में भी दो प्रकार के मत हैं और बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो दिमाग खाली हो जाएगा पढ़ते पढ़ते और समझ भी ना पाओगे बातों को। इस काल अवधि में पृथ्वी में दो प्रकार से, दो प्रक्रियाओं से जीवन पनपा था, ऐसा विज्ञान मानता है, ऐसा अनुसंधान मानता है। और दोनों अनुसंधान को मैं बढ़िया से आपको समझाता हूं और लिखाता भी हूं। पहला मत देखो, इसमें से पहला मत कि पृथ्वी में जीवन कैसा आया। पहला मत है कि पृथ्वी में जो पहला जीवन आया वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आया था। अनुपस्थिति में। और ऐसा जीव आया था जो कि अनाक्षीकृत श्वसन करता है। अब कुछ बच्चों को अनाक्षीकृत श्वसन भी समझ में नहीं आया होगा। ये तक दिक्कतें होती हैं बच्चों में भी और टीचर में भी। टीचर उस लेवल का जाना नहीं चाहता, मैं भी नहीं जाना चाहता कि अब मैं अनाक्षीकृत श्वसन पढ़ाऊं, पर कोई बात नहीं है, सुन लो। अनाक्षीकृत श्वसन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत जीवों को नहीं पड़ती है। तो प्रथम जीव पृथ्वी में अनाक्षीकृत श्वसन करने वाला कैसे पनपा, इस कहानी को ठीक से सुनना। विज्ञान का ऐसा मानना है, सुनना ध्यान से, कि आरंभिक जो जल था, यहां मान लो कि ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। सागर, महासागर, झील, तालाब आदि में जल भरा हुआ है। क्या कहता है विज्ञान? जो आरंभिक जल था, इस जल की विशेषता थी कि धरातल में उपस्थित लवण तत्व इसमें घुल गए थे। इसका मतलब कि जल लवणीय हो गया था। धरती माता की सतह पर जो सोडियम जैसे लवण थे, कैल्शियम जैसे क्षार तत्व थे, वो तमाम प्रकार के तत्व बारिश के जल के साथ घुल गए और उनके घुलने से सागर का जल लवणीय हो गया। पहला तो लवण को समझो, कैसे लवण आया सागर में। दूसरी बात अब समझना, इसमें प्रोटीन कैसा आया। दूसरी बात देखना कि इस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्या थी दोस्तों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड थी, वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें थी। जब ये तमाम प्रकार की गैसें थी तो इन गैसों की विशेषता है कि ये गैसें जो बारिश का जल था, जिसे आप H2O कहते हैं, H2O के साथ क्रिया करती हैं और H2O के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिल एसिड का निर्माण करती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। तो इन तीनों गैसों ने वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल का निर्माण किया और वह अम्ल तत्व, एकदम शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, पहली बारिश की बात कर रहा हूं, वह अम्ल तत्व वर्षा जल के साथ घुलकर धरती में या धरातल के जल में निक्षेपित होता गया, अर्थात जल अम्लीय भी हो गया। अब जल में क्या क्या मिल गया? लवण तत्व भी मिले हुए हैं और अम्ल तत्व भी मिले हुए हैं। और उन अम्लों में चूंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड था, ध्यान रखना, ये नाइट्रस ऑक्साइड धीरे धीरे रासायनिक क्रिया से एमिनो अम्ल में बदला। आपको सभी पता है कि नाइट्रोजन ही एमिनो अम्ल का और प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। तो यही नाइट्रोजन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है और एमिनो अम्लों से ही पृथ्वी माता में पहली बार किसकी उत्पत्ति होती है? प्रोटीन जैसे तत्वों की उत्पत्ति होती है। अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन ने एसिड रेन के रूप में विविध प्रकार के अम्ल, एमिनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण किया और ये प्रोटीन भी गर्म लवण युक्त सागरीय जल में मिश्रित हो गई। शुरू में सागर का जल ठंडा नहीं था क्योंकि पृथ्वी की सतह गर्म थी। इसे ऐसा समझो कि तवा में आप रोटी बनाए और तवा में रोटी बनाकर जैसे आपने तवे को चूल्हे से टैब के नीचे रखा ठंडा होने के लिए, तो तवे में जैसे पानी पड़ेगा छन्ने से वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा।
लेकिन कुछ पानी ऐसा रहेगा जो नहीं उड़ पाएगा, वो तवे में पड़ा तो रहेगा लेकिन वो पानी गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो शुरुआती वर्षा हुई थी, तो चूंकि पृथ्वी की सतह गर्म थी, तो गर्म सतह पर पानी भी गर्म था, जिसमें लवण भी मिला हुआ था और प्रोटीन भी मिला हुआ था। प्रोटीन से युक्त होने के कारण लवण युक्त गर्म सागरीय जल को प्रोटीन सूप का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विज्ञान नाम देता है कि यह प्रोटीन सूप के रूप में पानी प्राप्त हो रहा था, सागर का जल प्राप्त हो रहा था। अब ध्यान से सुनना, इस प्रोटीन सूप की विशेषता और कैसे बढ़े, क्योंकि ज्वालामुखीय विस्फोट हो ही रहे थे। कल मैं टेक्टो वॉल्केनो टाइम पीरियड की बात बता रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट होने से हुआ क्या था कि जो ये सागर का गर्म लवणीय प्रोटीन युक्त जल था, इसके ऊपर धूल की पतली परत जमा हो गई थी। ये धूल की पतली परत जमा हो गई थी। अब ये धूल की पतली परत कैसे जमा हुई? ठीक ऐसा ही समझो कि मान लो ग्लास में पानी भरकर रख दो और कई दिनों तक अगर इसी ग्लास में पानी भरा रहेगा तो आप नोटिस करना कि पतली पतली धूल की परत जमा हो जाती है। आप नोटिस करो, आज ही आप ग्लास में पानी भर के रख दो और अगर ये 10 दिन तक पानी उसी तरह से रखा रहेगा तो ग्लास के पानी के ऊपर धूल की पतली पतली परत जमा हो जाती है। ठीक उसी तरह से इन हिलोरें लेती हुई सागरीय जल के सतहों पर धूल की पतली परत जमा हो गई और इस धूल की पतली परत ने क्या काम किया कि जब इनमें अल्ट्रावायलेट रेज ने, पराबैंगनी किरणों ने प्रहार किया तो धूल की परतों ने इसे परावर्तित करने का भी काम किया। धूल की परतों ने क्या किया दोस्तों? इसे परावर्तित करने का भी काम किया। ठीक है, समझना मेरी बात। अब अल्ट्रावायलेट रेज को धूल की परतें परावर्तित करती रहीं और अब ये जो सागर का जल है, सागर के जल में प्रोटीन भी मिला हुआ है, लवण भी मिला हुआ है, खनिज तत्व भी मिले हुए हैं, तापमान इसका गर्म है ही, तापमान अनुकूल है ही। विज्ञान ऐसा मानता है कि प्रकृति का चमत्कार ऐसा हुआ कि इस प्रोटीन युक्त सूप में इसी काल अवधि में प्रथम जीव ऐसा हुआ जो कि धड़कन लेने लगा, जिसमें पल्सेशन होने लगी। और वही प्रथम जीव कौन था? वह प्रथम जीव साइनो एवं आर्की बैक्टीरिया था। प्रथम जीव कौन था पृथ्वी में पैदा होने वाला? साइनो एवं आर्की बैक्टीरिया था। याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी का प्रथम जीव यह है जो कि एनारोबिक मतलब अनाक्षीकृत श्वसन प्रक्रिया से जीवित रहता था। पृथ्वी पर प्रथम जीव लगभग 3.6 या 3.5 अरब वर्ष पूर्व कौन अस्तित्व में आया? आर्की एवं साइनो बैक्टीरिया अस्तित्व में आया। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं? यह भी याद रखना कि अगर शुरू में ऑक्सीजन होती, यूपीएससी प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी में जीवन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पैदा हुआ या अनुपस्थिति में, तो आपको जवाब देना है अनुपस्थिति में जीवन अस्तित्व में आया। अगर ध्यान रखना ऑक्सीजन की उपस्थिति होती तो ऑक्सीजन का स्वभाव होता है कि वह रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया को तोड़ देता है, वह जुड़ने नहीं देता। तो चूंकि यहां पर बंध नहीं बन पाते, जोड़ नहीं बन पाते, तो जोड़ ना बनने से ध्यान रखना कि जीवन का उद्भव एवं विकास नहीं हो सकता था। उद्भव एवं विकास नहीं हो सकता था, लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, इसीलिए पहली बार पृथ्वी में जीवन का उद्भव हुआ। लेकिन ऐसा जीवन था जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता था। यही आर्की बैक्टीरिया एवं साइनो बैक्टीरिया आगे चलकर कालांतर में जैविक विकास भी हो रहा है। आगे चलकर कालांतर में जिसे आप शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं, काई कहते हैं, शैवाल एवं काई आदि के रूप में विकसित हुआ। अर्थात एल्गी है, मांस है, लाइकेन है, इन सब के रूप में विकसित हुआ। और जैसे ये शैवाल और काई, लाइकेन, मांस आदि के रूप में विकसित हो गया, यह चूंकि पादप वर्ग के भांति होते हैं,
इसलिए इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाने लगी। एकदम लिंक सुनते जाना, अगर लिंक बीच की गायब हुई तो सब गायब हुआ। फिर से सुनो, पहली बार जब वायुमंडल बना तो इसमें आर्द्रता की मात्रा 80 से 90% थी, जो कि घटते तापमान के कारण संघनित होकर बादल बनी वर्षा किया सागर एवं महासागर अस्तित्व में आए। या एक विशाल काय जलीय पिंड, कल एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि जब जल है तो पिंड कैसा होगा, तुम्हें प्रणाम है जिसने भी ऐसा प्रश्न किया था। एक विशाल काय जलीय पिंड धरातल से उल्का पिंड आकर टकराया और उसका पानी पूरे पृथ्वी में फैल गया, जिससे सागर एवं महासागर अस्तित्व में आए। दो प्रकार के मत हैं, पर कोई भी मत ऐसा नहीं है जो कि इस आरंभिक वर्षा को नकार रहा हो। कहता है कि ऐसा संभव है कि जलीय पिंड टकराया हो, लेकिन फिर भी वर्षा के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जल अस्तित्व में आया। जब जल अस्तित्व में आया तो धरातल के लवण तत्व, खनिज तत्व आदि जो घुलनशील होते हैं वो जल में घुल गए, तो गर्म सागरीय जल लवण तत्वों से युक्त हो गया। बारिश के साथ विविध प्रकार के अम्ल धरातल पर निक्षेपित हुए, जिसमें से नाइट्रिक अम्ल एमिनो एसिड का रूप धारण करता है और एमिनो एसिड ही प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। तो प्रोटीन भी इसी कालखंड में सागरीय जल में मिश्रित हुआ। गर्म सागरीय जल जिसमें प्रोटीन भी था, लवण भी था, खनिज लवण विविध प्रकार के थे, इस प्रकार के जल को हम प्रोटीनिक सूप के नाम से जानते हैं। इसी प्रोटीनिक सूप में प्रकृति जानती है, ईश्वर जानता। मानव अगर जानता तो आज पैदा कर लिया होता, मानव अगर जानता तो आज पृथ्वी में जीवन पैदा कर लिया होता, लेकिन मानव के बस में जीवन पैदा करना नहीं है। पर प्रकृति जानती है कि इस दशा में पहली बार अनाक्षीकृत श्वसन करने वाला प्रथम पृथ्वी का जीव साइनो एवं आर्की बैक्टीरिया का उद्भव हुआ होगा। यही आर्की एवं साइनो बैक्टीरिया विकसित होता हुआ मास, लाइकेन, एल्गी आदि के रूप में परिवर्तित हुआ, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जैसे इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आना शुरू हुई और ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की कहानी को मैंने कल दो प्रकार से बताया था। कल पहला बात बताया था कि ऑक्सीजन कैसे हुआ, क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प थी। जलवाष्प का मतलब H2O है। जब इसमें अल्ट्रावायलेट रेज ने बम्बार्डिंग की तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ये जो सिंगल ऑक्सीजन था, सिंगल ऑक्सीजन और कई ऑक्सीजन से मिलकर आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करता गया। तो पहली बार इस प्रक्रिया से वायुमंडल में O+O ये दोनों मिले O2 बना। इस प्रक्रिया से वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन अस्तित्व में आई। और उसके बाद दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ने भी वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना आरंभ किया। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कालांतर में वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का भी मिश्रण होने लगा। तो ये काल अवधि ऐसी है जिसमें दो घटनाएं और घटती हैं। सागरीय जल में प्रथम जीव का उद्भव एवं विकास हुआ, तो दूसरी बात है कि यहां पर इसी काल अवधि में ऑक्सीजन पहली बार वायुमंडल में मिश्रित होना शुरू हो जाती है। बस इतनी ही बात आपको दोस्तों लिखनी है, तो लिखो सभी के सभी लोग। कल के बाद की बात में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट बना के, दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट हो, पॉइंट बना के सभी लोग लिखेंगे। लिखो लवण युक्त गर्म सागरीय जल लवण युक्त गर्म सागरीय जल जिसमें वर्षा जल से प्राप्त
एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल प्रोटीन के रूप में, एमिनो अम्ल प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में मिश्रित हो गए, मिश्रित हो गए पूर्ण विराम ऐसे गर्म, ऐसे गर्म लवण एवं प्रोटीन युक्त, ऐसे गर्म लवण एवं प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त जल को प्रोटीनिक सूप, प्रोटीन सूप कहा जाता है। प्रोटीन सूप कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाया। लिखिए इसी प्रोटीन सूप में, इसी प्रोटीन सूप में आज से, आज से लगभग मोटे तौर पर, आज से लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का प्रथम जीव, पृथ्वी का प्रथम जीव अस्तित्व में आया, पृथ्वी का प्रथम जीव अस्तित्व में आया जिसे, जिसे साइनो या आर्की बैक्टीरिया, साइनो या आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। साइनो या आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाकर इसी पैराग्राफ में यह जीव ही विकसित होकर, यह जीव ही विकसित होकर कालांतर में, आगे कालांतर मतलब काल के अंतर में, मतलब कालखंड घटित हो रहा है, विकसित होकर कालांतर में मांस लाइकेन। अब कुछ बच्चे पूछे सर हम मुझे मांस लाइकेन नहीं पता, तो मांस लाइकेन तुम्हारे लिए एक झापड़ है खींच के। मांस लाइकेन, शैवाल एल्गी, एल्गी, फंजाई फंगस, कवक, कवक लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आदि के रूप में, आदि के रूप में विकसित होता चला गया, विकसित होता चला गया। पूर्ण विराम। अब जीव का विकास शुरू हो गया, ठीक है, पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। लिखिए आरंभिक वायुमंडल में, स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे अब, आरंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग अनुपस्थित था, ऑक्सीजन लगभग अनुपस्थित था जिसकी आपूर्ति, अब ऑक्सीजन कैसे आया, आपूर्ति का मतलब कैसे आया, जिसकी आपूर्ति दो प्रक्रियाओं, दो प्रक्रियाओं से हुई, दो प्रक्रियाओं से हुई। नंबर 1, पहली प्रक्रिया कौन सी है, नंबर 1, नंबर 1 पहली प्रक्रिया देखो, दो प्रक्रियाओं से हुई। नंबर 1 फर्स्ट, जलवाष्प पर पराबैंगनी किरणों के प्रहार से, जलवाष्प पर पराबैंगनी किरणों के प्रहार से, प्रहार से नवजात ऑक्सीजन, मतलब अगर सिंगल ऑक्सीजन है
O सिंगल एटम है तो नवजात है, और जब दो जुड़ गए तो आणविक है। नवजात ऑक्सीजन मुक्त होकर, नवजात ऑक्सीजन मुक्त होकर एक अन्य ऑक्सीजन परमाणु, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती है ये, एक अन्य ऑक्सीजन परमाणु से, एक अन्य ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया कर O2, O2 का मतलब क्या हो गया, आणविक ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन की उत्पत्ति की। एक तो ये प्रक्रिया थी आणविक ऑक्सीजन के अस्तित्व में आने की, ये इधर मैंने समझाया भी है ना, कि उत्पत्ति की पूर्ण विराम। तो दूसरी प्रक्रिया कैसी है ऑक्सीजन की, लिखो दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखना है। लिखें शैवाल, शैवाल द्वारा की गई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, शैवाल द्वारा की गई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में कमी तथा ऑक्सीजन में क्रमशः वृद्धि होती चली गई। ऑक्सीजन में क्रमशः वृद्धि होती चली गई। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये था दोस्तों आर्कियोजोइक टाइम पीरियड की विशेषता। ठीक है, आर्कियोजोइक की। अब हम लोग आएंगे प्रोटेरोजोइक में। किस में आएंगे, प्रोटेरोजोइक में। तो सभी लोग हेडिंग देंगे, लिखिए प्रोटेरोजोइक। इसे प्रोटीरियोजोइक भी लिख सकते हैं, पर आप प्रोटेरोजोइक लिखो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेरोजोइक एरा पर हैं हम, ठीक, बहुत अच्छे से समझो प्रोटेरोजोइक। ठीक है, शुरू करो, शुरू करो। अब देखो एक और कहानी को समझो, एक और कहानी को समझो। देखो ये हमारी पृथ्वी माता कुछ इस रूप में अस्तित्व में आ गई थी, कुछ इस रूप में अस्तित्व में आ गई थी, शुरुआत कुछ ऐसा। लेकिन कल की ही कक्षा में हमने बताया है आपको, हमने समझाया है आपको, इस शुरुआती दौर पर पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी, जिसे भूपर्पटी आप कहते हैं, वो बहुत ही पतली थी, बहुत पतली थी दोस्तों। पर थी तो भूपर्पटी पतली रही हो या जो भी रही हो, लेकिन निश्चित रूप से ठोस तो थी। ठोस होने के कारण इस भूपर्पटी ने पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकना शुरू कर दिया। आज भी दोस्तों ये भूपर्पटी ना होती तो अंदर का मैग्मा हमें आग में झुलसा चुका होता, पृथ्वी में जीवन नहीं होता। ये भूपर्पटी ही है जिसने अपने अंदर पृथ्वी की आग को समेटे हुए है। अब इस आग में जो तापमान निरंतर मुक्त हो रहा है, वो तापमान बीच बीच पर हिलोरे लेता है, तड़पता है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये जो मुक्त होता है तापमान, इसमें विविध प्रकार की गैसें भी होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, विविध प्रकार की गैसें भी होती हैं। जैसे हमारे पेट में जब गैस आ जाता है तो खलबली मचती है नहीं। इसका दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हैं ना दोस्तों, तो प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर तक तो जो आपकी सीटी है विशलिंग करेगी। जैसे अंदर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो अंदर की गैस बाहर निकलेगी और विशलिंग होगी, पर थोड़ी देर बाद जैसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा, सीटी नीचे आ जाएगी, विशलिंग बंद हो जाएगी। ठीक ऐसा पृथ्वी में भी है।
पृथ्वी में जब अंतरतम में बहुत अधिक मात्रा में गैसें बन जाती हैं तो ये गैसें एकदम भूपर्पटी पर हलचल पैदा कर देती हैं, और ना केवल हलचल, कई स्थानों पर तो कुछ इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट भी प्राप्त होने लगते हैं। कई स्थानों पर कुछ इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट प्राप्त होते हैं, और कई स्थानों पर केवल हलचल बस होती है। अंदर की गैस इसे हिला डुला देती है। ये जो पृथ्वी के अंतरतम में जो ऊर्जा है, चाहे गैस के रूप में हो या किसी और रूप में हो, ये अंतरतम की ऊर्जा जब पृथ्वी को हिला डुला रही होती है, पृथ्वी पर दोलन पैदा कर रही होती है, तो इसे कहते हैं भूगर्भिक हलचल। क्या कहते हैं दोस्तों? भूगर्भिक हलचल कहते हैं। हलचल। भूगर्भ, भू का मतलब पृथ्वी, गर्भ का मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर पैदा होने वाली हलचल। तो दोस्तों, जब गैसों की मात्रा अंदर अधिक मात्रा में धीरे धीरे हो जाती है तो गैसें स्थिर नहीं रहने देती, बल्कि भूपर्पटी पर हलचल पैदा करती हैं, और उसे कहते हैं भूगर्भिक हलचल। और ये हलचल तब से लेकर आज तक चलती ही रहती है, समय समय पर। तो दोस्तों, ये प्रोटेरोजोइक कालखंड की सबसे पहली विशेषता है, ध्यान से सुनना। प्रोटेरोजोइक कालखंड, आर्कियोजोइक समाप्त हो रहा था और प्रोटेरोजोइक शुरू हो रहा था। दोनों का ऐसा समझो कि संक्रमणशील टाइम पीरियड है, कि आर्कियोजोइक समाप्त हो रहा है और प्रोटेरोजोइक शुरू हो रहा है। उस समय पर पृथ्वी में प्रथम भूगर्भिक हलचल हुई, प्रथम भूगर्भिक हलचल हुई, ध्यान से समझना। और इस प्रथम भूगर्भिक हलचल के दौरान दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई, और लैटिन भाषा में पर्वतों के उत्पत्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है ओरोजेनी। ये टेक्निकल वर्ड है, ये बार बार आएगा, हर जगह आएगा, इस शब्द को याद करना है। राजस्थान पीसीएस में ओरोजेनी के बारे में मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया कि भूगर्भिक कालखंड में घटित होने वाली ओरोजेनी पर चर्चा करें। 5 नंबर में प्रश्न था, ठीक है। तो ओके, तो ओरोजेनी क्या कहलाता है? पहली बात ध्यान से समझेंगे कि पृथ्वी के अंतरतम में संचित ऊर्जा से उत्पन्न भूगर्भिक हलचलों द्वारा जब पर्वतों की उत्पत्ति की जाती है, वलित पर्वतों की उत्पत्ति की जाती है, तो इस प्रक्रिया को ही, पर्वतोत्पत्ति की प्रक्रिया को ही ओरोजेनी कहा जाता है। ओरोजेनी कैसे होती है? भूगर्भिक हलचलों के प्रभाव से। तो ओरोजेनी के दौरान होता क्या है? वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और इस कालखंड में दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी उत्पन्न हुई, जिसका नाम है आपका, भारत में है दोस्तों, अरावली। क्या है? अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है, पर्वत की उत्पत्ति हुई है। दुनिया में और भी वलित पर्वत श्रेणियां हैं इस कालखंड की, पर आपको तो मतलब ज्यादातर भारत से है, दुनिया से भी मतलब है, लेकिन यहां पर बाकी जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका कोई खास महत्व नहीं है। वलित का मतलब फोल्डेड माउंटेन्स ही है। तो अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई पहली वलित पर्वत श्रेणी है दुनिया की। प्रोटेरोजोइक, अब ध्यान रखेंगे, ये आर्कियोजोइक कालखंड समाप्त हो रहा था और प्रोटेरोजोइक कालखंड शुरू हो रहा था। भारत के विद्वानों ने, बहुत अच्छे से कान खोलकर सुनो, बहुत अच्छे से, भारत के विद्वानों ने यह समय अवधि जब आर्कियोजोइक समाप्त हो रहा था और प्रोटेरोजोइक शुरू हो रहा था, भारत के विद्वानों ने इसे धारवाड़ शब्द कहा। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? धारवाड़ ओरोजेनी या धारवाड़ियन ओरोजेनी के नाम से जानते हैं। ये धारवाड़ियन ओरोजेनी टाइम पीरियड है, और धारवाड़ियन ओरोजेनी के दौर पर ही अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई। आप सिर पकड़ के मत बैठ जाना कि बाप रे बाप, इतने टेक्निकल वर्ड्स याद करना पड़ेगा। अरे दोस्तों, अभी केवल कान में शब्द चले जाने दो।
यकीन रखो, गारंटी देता हूं कि क्लास चलने के साथ साथ सब याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। पर अभी सुनोगे तो कान में शब्द तो जाने। देखो मेरे पास दो तरीके हैं। एक या तो ये तरीके कि मैं लॉलीपॉप लॉलीपॉप आपको खिलाकर चला जाऊं, आपको ये सब पता ही ना चले, तो आपको लगे आह क्या मजा आया है, सर ने तो एक बार में बढ़िया समझा दिया। एक तो ये तरीका। दूसरा ये तरीका कि मैं जानता हूं आपको बुखार है और आपको अच्छा खासा मलेरिया बुखार पकड़ा हुआ है, तो मलेरिया बुखार मुझे ठीक करने के लिए मुझे आपको कड़वे घूंट बार बार पिलाने पड़ेंगे। तो मैं वैसा पिता हूं जो बार बार, मां तो नहीं पिला सकती बच्चे को कड़वे घूंट। मां बोलेगी मेरा बेटा बाप रे बाप बहुत परेशान है, कितना परेशान है मेरा बेटा, लाओ उसके लिए मैं ऐसा करती हूं कि सेवइयां बना देती हूं, खा लो। तुम्हारा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होगा तो खीर पूड़ी बना देती हूं, खीर पूड़ी खा लो। बेटा ना नुकुर करेगा, खीर पूड़ी खाएगा। पर पिता आएगा थोड़ी देर बाद, बोलेगा बेटा दवाइयां आपने पी कि नहीं पी। बेटा बोलेगा कि नहीं पापा, ये जैसे करेगा, वो लाएगा 2 घूंट और कुनैन की गोलियां और दवाइयां पिला देगा। मैं तो वैसा पिता हूं दोस्तों। मुझे पता है कि आपकी बुखार ठीक करनी है, अर्थात यूपीएससी क्वालिफाई कराना है, तो कड़वे घूंट तो पिलाना पड़ेगा, कड़वे घूंट पिलाना पड़ेगा। तो पीते जाओ अभी कड़वे घूंट। पर उन कड़वे घूंट का स्वाद आपको तब मिलेगा जब आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाओगे। उस दिन याद करोगे कि राजेश मिश्र करके भी कोई इंसान आपके जीवन में कभी तो आया था एक फेज में। ओके, तो ध्यान से सुनो, फिर से बोलना चाहूंगा, याद करो, मैं आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा, पर याद करो सभी। प्रोटेरोजोइक कालखंड शुरू होने वाला था, आर्कियोजोइक समाप्त होने वाला था। ऐसे काल अवधि को भारत के संदर्भ में धारवाड़ियन टाइम पीरियड कहा जाता है। धारवाड़ियन टाइम पीरियड पर ओरोजेनी हुई, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई, इसीलिए इसे पर्वतोत्पत्ति की प्रक्रिया को धारवाड़ियन ओरोजेनी कहते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी अरावली की उत्पत्ति हुई। विकास तो अभी आगे तक चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पर्वत उठा छू से और उठ गया, वो तो धीरे 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 विकसित होता रहेगा, लाखों करोड़ों अरबों साल तक विकसित होता रहेगा। उद्भव हो गया, आगे देखो, पहली प्रक्रिया तो ये हुई। दूसरा क्या हुआ कि इस कालखंड में, पिछले काल अवधि में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया मास लाइकेन आदि के रूप में विकसित हो रही है, लेकिन इस कालखंड तक आते आते दोस्तों, जैसे सागरीय जल क्षेत्र में ही प्रोटोजोआ तथा इसके संबंध में प्रोटोजोआ था, स्पंज था, फंगस था, ये तमाम प्रकार के जीव प्रचुर मात्रा में अस्तित्व में आए। इन जीवों के अस्तित्व में आने की वजह से ही इस काल अवधि को, प्रोटोजोआ के आने की वजह से इस काल अवधि को प्रोटेरोजोइक के नाम से जाना जाता है। याद रखना, अभी स्थल भाग में किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, सागरीय जल में ही बैक्टीरिया अस्तित्व में आ रही है, मास लाइकेन आदि अस्तित्व में आ रहे हैं, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्पंज आदि अस्तित्व में आ रहे हैं, पर धरातल में किसी प्रकार का जीवन नहीं है। सागर में भी जीवन है तो ये सब माइक्रोब्स के रूप में, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स के रूप में जीवन था। और इधर भूगर्भिक हलचलों से पर्वतों की उत्पत्ति भी शुरू हो चुकी है। तो लिखो सभी, प्रोटेरोजोइक कालखंड में लिखो इस काल अवधि में पृथ्वी की प्रथम भूगर्भिक हलचल, हुई जिसे धारवाड़ियन ओरोजनी, धारवाड़ शब्द क्या है? धारवाड़ बेसिकली कर्नाटक का एक जिला है, आज भी ये जिला है। धारवाड़ में मिलने वाली चट्टानों की आयु है आर्कियोजोइक के समाप्ति और प्रोटेरोजोइक के आरंभ की, इसीलिए इस काल अवधि को धारवाड़ियन कहा गया।
तो धारवाड़ियन ओरोजेनी कहा जाता है, कहा जाता है, पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे। ओरोजेनी शब्द का अर्थ है, ओरोजेनी शब्द का अर्थ है वलित पर्वतों के उत्पत्ति की प्रक्रिया। वलित पर्वतों के उत्पत्ति की प्रक्रिया। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखें। इस ओरोजेनी के दौरान, इस ओरोजेनी के दौरान दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी अरावली, दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी अरावली अस्तित्व में आई। अरावली अस्तित्व में आई। दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी अस्तित्व में, अरावली अस्तित्व में आई। पूर्ण विराम। पहली बात लिख दिया आपने। अब दूसरी बात लिखो, दूसरी बात लिखो। लिखो, इसी काल अवधि में, इसी काल अवधि में, काल अवधि में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कॉमा लगाएं, फंगस, फंगस मतलब कवक, कवक, स्पंज, स्पंज आदि, आदि का सर्वाधिक विकास, स्पंज आदि का सर्वाधिक विकास सागरीय जल क्षेत्र में हुआ। सागरीय जल क्षेत्र में हुआ। पूर्ण विराम लगा दें। फिर लिखें तीसरा बिंदु के रूप में, लिखें इस कल्प के समाप्ति से पूर्व ही, प्रोटेरोजोइक समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले ही, इस कल्प के समाप्ति से पूर्व ही भारत की सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में सुना होगा नाम आपने। भारत की सतपुड़ा एवं पूर्वी घाट, भारत की सतपुड़ा एवं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, ये हुआ तो प्रोटेरोजोइक हुआ। अब देखो यहां पर आपने तीसरे कल्प को समाप्त किया, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में तीसरे कल्प को समाप्त किया, और अब आती है चौथे की बारी, जिसे आप पोस्ट कैम्ब्रियन में रखते हो। पोस्ट कैम्ब्रियन के अंतर्गत, कैम्ब्रियन को आपने कल की कक्षा में ही पढ़ा था कि फेनेरेजोइक भी कहते हो, और फेनेरेजोइक के अंतर्गत 4 कल्प आते हैं। सबसे पहला आ रहा है पैलियोजोइक, कल आपने लिखा हुआ है पैलियोजोइक। दूसरा आ रहा है मेसोजोइक, तीसरा आ रहा है सिनेजोइक, और चौथा आ रहा है नियोजोइक, नियोजोइक। तो अब आपको बात करना है पोस्ट कैम्ब्रियन या फेनेरेजोइक के अंतर्गत पैलियोजोइक की। तो ये पैलियोजोइक एरा है, ये एरा है, ये एरा है, ये एरा है।
और ये जो है इनको आप क्या बोलेंगे, इसे इयॉन बोलेंगे, ये इयॉन बोलोगे। तो सभी लिखो पोस्ट कैम्ब्रियन या ऑब्लिक देकर फेनरेजोइक इयॉन। याद भी होगा काल अवधि, मैंने बताया था 570 मिलियन से प्रेजेंट तक, ये इसकी काल अवधि है। इसे लेकर लिख देंगे, इसे 4 कल्पों में विभाजित करते हैं। इसे 4 कल्पों में विभाजित करते हैं। पहला लिखेंगे पैलियोजोइक एरा, केवल आप पहले को लिखेंगे आज की क्लास में, पैलियोजोइक एरा। और पैलियोजोइक एरा लिख के इसकी समयावधि लिख देंगे 570 से 220 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन ईयर एगो, ये कर देंगे पैलियोजोइक एरा। ओके ओके दोस्तों, अब पैलियोजोइक आ गया। अब यहां से फिर से आपको याद करना होगा पैलियोजोइक में, पैलियोजोइक दोस्तों कई बार यूपीएससी ने प्लस स्टेट स्पीसीएस ने इसके युगों को पूछा है। पैलियोजोइक तो आपके सामने कल्प है, अब कल्प बंटता है युगों में। युग को कहते हैं आप इपॉक्स, युग को क्या कहते हैं आप, इपॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसे कई युगों में, तो अब कई का मतलब क्या है, 6 युगों में बांटते हैं। और इसकी क्रमिकता सजाने के लिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है दोस्तों। अब यूपीएससी ने क्या पूछा, कौन से इसके युग हैं, थोड़ा सा यहां पर दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, लेकिन अभी याद हो जाएगा। इसे बेसिकली 6 युगों में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कैम्ब्रियन इपॉक। अब यहां से इपॉक शुरू हो रहे हैं। दूसरा आता है ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन इपॉक। फिर तीसरा आता है सिलूरियन, चौथा आता है डेवोनियन। हिंदी में भी नाम यही है, बस इसको देवनागरी में लिख देंगे और कुछ अंतर है ही नहीं। 4 हो गया। 5वां आता है कार्बोनिफेरस, और लास्ट आता है पर्मियन। पर्मियन जल्दी से पढ़ो दोस्तों, जल्दी से पढ़ो और जल्दी जल्दी पढ़कर अभी का अभी याद करो। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब देखो पहली बार नाम सुना, थोड़ा कठिन तो लगेंगे, धीरे धीरे आपके टंग पर, आपके जुबान पर इतनी सरलता से आएंगे कि आप मुस्कुराते हुए हमेशा आपको याद हो जाएगा दोस्तों। फिर से कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। अब यूपीएससी ने क्या किया था, इन्हें बेतरतीब लगा दिया था। बेतरतीब लगाने के बाद बोला था क्रम से इन्हें सजाएं। अब क्रम से सजाने के लिए इन्हें आपको याद रखना है, तो इसका पहला लेटर COSD ऐसा याद कर सकते हो। कॉस्ड, CP, या ऐसा कर सकते हो कॉस DCP, ऐसा याद कर सकते हो। कॉस DCP ऐसा याद कर सकते हो। पहले लेटर, ये फॉर्मूले से आप याद रखना कि यही क्रम है, कॉस्ड CP या कॉस DCP, कॉस DCP, ऐसा याद करने का एक तरीका हो सकता है। इनको एक क्रम में ऐसे सजाना है कि जो हमारा पैलियोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा है, ये 6 इपॉक्स में बटा हुआ है, 6 इपॉक्स में बटा हुआ है। ठीक है, अब ये 6 इपॉक्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको वो दिखाए। अब इन सब की अपनी अपनी विशेषता है।
और उनकी विशेषता को एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन में आपको सबकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो सबसे पहली विशेषता कैम्ब्रियन की आपको लिखनी होगी। तो आप सभी हेडिंग दे सकते हैं, या जहां पर लिखें आप उसके सामने भी लिख सकते हैं, अलग से हेडिंग दे देंगे तब भी चलेगा, या आप सामने भी लिख सकते हैं। कैम्ब्रियन की क्या विशेषता है? तो कैम्ब्रियन की विशेषता लिखेंगे कि सागरीय जल क्षेत्र में पहली बार, सागरीय जल क्षेत्र में पहली बार इनवर्टिब्रेटा जिसको कहते हैं, पहली बार रीढ़ विहीन जंतु, अभी तक केवल सूक्ष्म जीव थे, जंतु की बात जब करते हैं तो रीढ़ विहीन जंतु का उद्भव एवं विकास हुआ। रीढ़ विहीन जंतु का पहली बार सागरीय जल क्षेत्र में, रीढ़ विहीन जंतु का उद्भव एवं विकास हुआ कैम्ब्रियन कालखंड में। तो अब फिर दूसरे की बारी आती है, ओर्डोविशियन की बारी आती है। दूसरे को लिखो ओर्डोविशियन, लिख दिया ओर्डोविशियन इपॉक। ओर्डोविशियन इपॉक को लिखें, इसकी दो विशेषताएं लिखनी है, दो विशेषताएं लिखनी है। अब दो विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहली विशेषता लिखेंगे कि छिछले सागरीय जल क्षेत्र में, गहराई वाले क्षेत्रों में नहीं, जहां पर गहराई कम थी उसकी बात करते हैं, छिछले सागरीय जल क्षेत्र में पहली बार, अब वर्टिब्रेटा आता मतलब जिसके रीढ़ आ गई हैं, जीव का विकास हो रहा धीरे धीरे। ठीक है, लिखो पहली बार छिछले सागरीय जल क्षेत्र में पहली बार क्या? रीढ़ युक्त जंतुओं का उद्भव हुआ। रीढ़ युक्त जंतु, पहली बार एकदम रीढ़ आ गई। वो मछली का रूप धारण नहीं कर पाया था, पर मछलियों का पूर्वज था संभवतः। ठीक है, रीढ़ युक्त जंतुओं का उद्भव हुआ पहली बार, पहली बार। ओके, अब आगे देखेंगे, जिसके रीढ़ थी तो रीढ़ युक्त जंतु हो गया। अब आगे देखिएगा दूसरा क्या हुआ। देखो, पहली भूगर्भिक हलचल, मैंने प्रेशर कुकर का उदाहरण दिया है ना, कि प्रेशर कुकर में थोड़ी देर तक हलचल होती है, मतलब विस्लिंग होती है, फिर धीरे धीरे विस्लिंग रुक जाती है, फिर अंदर गैस बनती, फिर विस्लिंग होती, फिर विस्लिंग रुक जाती। वैसे पृथ्वी में भी होता है। एक भूगर्भिक हलचल हुई लगभग 2.9 अरब वर्ष पूर्व के आसपास। फिर दूसरी भूगर्भिक हलचल होती है ओर्डोविशियन कालखंड में, और इस भूगर्भिक हलचल में भी पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उसे वहां पर हमने धारवाड़ियन ओरोजेनी कहा था, इसे यहां कैलाडोनियन ओरोजेनी कहते हैं। याद तो करना पड़ेगा। कैलाडोनियन ओरोजेनी मतलब दूसरी भूगर्भिक हलचल हुई जिसे कैलाडोनियन ओरोजेनी कहते हैं, और इस ओरोजेनी के दौरान भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई। यूरोप की स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई। अरावली का रीअपलिफ्टमेंट हुआ, पुनर्विकास हुआ, पुनर्उद्भव हुआ, पुनरुत्थान हुआ। ये इसकी विशेषता है। तो पहला आपने क्या लिखा? रीढ़ युक्त जंतुओं का विकास हुआ। आप दूसरा बिंदु लिखें कि पृथ्वी की दूसरी भूगर्भिक हलचल ने पृथ्वी के दूसरे भूगर्भिक हलचल ने कैलाडोनियन
ओरोजेनी को जन्म दिया। कैलाडोनियन ओरोजेनी को जन्म दिया। कैलाडोनियन ओरोजेनी को जन्म दिया, जिसमें भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी, भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी, कॉमा लगाइए, यूरोप की स्कैंडिनेविया, यूरोप की स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी, स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई तथा स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई तथा अरावली का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अरावली का पुनरुत्थान हुआ। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये था दोस्तों ओर्डोविशियन एपोक की कहानी। अब हम लोग किस में पहुंचते हैं? सिलूरियन में पहुंचते हैं। तो सभी आइए सिलूरियन कालखंड में, सिलूरियन में आइए, सिलूरियन एपोक को लिखेंगे। अब इसकी विशेषता देखो, लिखो इस कालखंड में पहली बार सागरीय जल क्षेत्र में मत्स्य वर्ग मतलब मत्स्य वर्ग का उद्भव एवं विकास हुआ। पहली बार मछलियां अस्तित्व में आई सागरीय जल क्षेत्र में, है ना। इससे पहले जो वर्टिब्रेटा था भी वो मछलियों का पूर्वज था, मछलियों की तरह पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आया था। मछलियां इस कालखंड में अस्तित्व में आती हैं, मछलियां अस्तित्व में आई। तो दूसरा, साथ ही धरातल में पहली बार पत्ती विहीन वनस्पतियां, ऐसी वनस्पतियां जिनमें कोई पत्ती नहीं, जैसे स्प्राउट्स होता है ना दोस्तों, स्प्राउट्स में आप देखेंगे कोई पत्ती नहीं होती, बस अंकुरण होता है। तो आप बोलोगे सर जब कोई दाना ही नहीं था तो स्प्राउट्स किस चीज का? अरे यही तो प्रकृति का चमत्कार है, यही तो प्रकृति का चमत्कार है। ठीक है, पक्का पक्का प्रकृति का यही चमत्कार है। तो पहली बार धरातल में ऐसी वनस्पतियां आई जिनमें पत्तियां नहीं थी। तो पत्तियां नहीं थी तो हरी भरी नहीं थी वनस्पतियां, तो पत्ती विहीन वनस्पतियां अस्तित्व में आई। छोटी छोटी वनस्पतियां थी, फर्न के रूप में वनस्पतियां थी। क्लियर है ना मेरी बात की नहीं? मछलियां भी अस्तित्व में आई और पत्ती विहीन वनस्पतियां भी अस्तित्व में आई। पूर्ण विराम। तो अब बारी आती है डेवोनियन की। किसकी बारी आती है? डेवोनियन की। और डेवोनियन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और कहानी इससे संबंधित है। बड़े अच्छे से ध्यान से सुनो दोस्तों। मैंने एक कहानी पढ़ी और कहानी सुनी और कहानी देखी। कहानी है सतयुग की, जिसमें पृथ्वी पर एक महाप्रतापी शासक राजा सत्यव्रत हुआ करते थे। बहुत अच्छे से कहानी समझो। कहानी को केवल कहानी की तरह लेना ताकि आपके मस्तिष्क में बातें बैठ सके, वैज्ञानिकता यहां लिखेंगे। कहानी को कहानी की तरह लेकर थोड़ी देर बाद भूल जाना।
राजा सत्यव्रत का शासन हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राट थे। और राजा सत्यव्रत एक दिन अपने महल से निकलकर अपने महल के समीप प्रवाहित होने वाली शुर सरिता मां गंगा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजलि में जल लेते हैं। एकदम विजुअलाइज करिए, राजा सत्यव्रत अंजलि में जल लेकर बस बोलने बोलने वाले थे कि ओम सूर्याय नमः कहने से पहले अंजलि में जल है, आंखें बंद हैं, सूर्य की ओर बंद निगाहों की दृष्टि है और संबोधन हुआ ओम सूर्याय। अचानक आकाशवाणी होती है, एक आवाज आती है। और आवाज क्या थी, सुनना ध्यान से। एक छोटे से बच्चे की आवाज थी कि राजन राजन आंखें खोलो, मुझे बचा लो। राजा सत्यव्रत नमः कहने से पहले, जब तक नमः नहीं कहा तब तक सूर्य को अर्घ चढ़ा नहीं। नमः कहने से पहले राजा सत्यव्रत कौतूहल बस निगाहें खोलते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली है। मछली को देखकर बड़े उत्साहित भाव से बोलते हैं कि हे मत्स्य देवी, आप कौन हो? तो बोलते हैं कि राजन, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं तुम्हारे राज्य की एक छोटी मछली हूं, मुझे बचा लो, मैं बड़े संकट में हूं। तो राजन पूछते हैं कि क्या ऐसा संकट आया देवी तुम पर? तो बोलते हैं कि इस समय पर जल क्षेत्र में बड़ी बड़ी मछलियां अस्तित्व में आ गई हैं और वो सारी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, क्योंकि ये काल अवधि ऐसी थी दोस्तों जिसमें बड़ी मछलियां पहली बार छोटी मछलियों को खाने लगी थी। कहानी इस कालखंड की है। तो बोलते हैं कि बड़ी मछलियां किसको खा जाएंगी? मुझे खा जाएंगी, तो राजन मुझे बचा लो। तो राजन कहते हैं अरे ऐसी क्या आन पड़ी मछलियों को कि बड़ी मछलियां छोटी को खाने लगे? तो उसने बताया कि जल क्षेत्र में जो मछलियों का भोजन था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो मछलियां अपनी भूख मिटाने के लिए छोटी मछलियों को खाने लगे। तो राजन कहते हैं तो हे मत्स्य देवी, अंजलि में जल थोड़ा सा है, मैं जब तक महल पहुंचूंगा जल खत्म हो जाएगा और आप मर जाओगे। तो बोलती नहीं राजन, तुम महल की ओर प्रस्थान करो, तुम्हारे अंजलि का जल जब तक तुम महल नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा जल खत्म नहीं होगा। राजन महल पहुंचते हैं। महल पहुंचते हुए इस बात की खबर चारों ओर फैल चुकी थी कि ऐसी घटना घटित हुई। तमाम दुनिया भर पंडित मुनि गंधर्व लोग राजा के यहाँ जुड़ते हैं दोस्तों। और जुड़कर, ध्यान से सुनना, जुड़कर राजा को इस वृत्तांत को बताते हैं कि राजन शायद कुछ अनहोनी या अशुभ होने वाला है। कोई बात नहीं, राजन मत्स्य देवी के लिए एक सोने का पात्र बनाते हैं, जल भरवाते हैं, उसमें मत्स्य देवी को रखते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं और रात्रि में विश्राम के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों समझना, सुबह जब मत्स्य देवी के दर्शन के लिए उन्हें पुनः अपने सामने प्रस्तुत किया गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो मत्स्य देवी का आकार बर्तन के बराबर हो गया, कहानी को कहानी की तरह। दूसरे दिन बड़ा पात्र लाया गया तो मत्स्य देवी उस बर्तन के बराबर, तीसरे दिन उससे बड़ा पात्र लाया गया तो मत्स्य देवी उस बर्तन के बराबर, चौथे दिन उससे बड़ा पात्र लाया गया तो मत्स्य देवी उस बर्तन के बराबर। धीरे धीरे राजा को लगा कि यार मत्स्य देवी तो हमारी अद्भुत है, पात्र में नहीं रहेंगे। तो उसने तालाब खुदवाया, तालाब से बड़ा तालाब खुदवाया, फिर बड़े तालाब से अब राजा और बड़ा तालाब नहीं खुदवा सकता था। तो राजा को समझ में ना आया कि अरे भाई ये मत्स्य देवी है क्या। तो राजा एक दिन विवश होकर प्रणाम करता हुआ मत्स्य देवी के चरणों में शीश नवाता है कि हे देवी, तुम कौन हो? अब मेरे राज्य में ऐसी कोई जगह नहीं बची जिसमें मैं तुमको रख सकूं। तो फिर आगे की कहानी की तरह यहां तक आपके काम की चीजें मिल चुकी। मत्स्य देवी फिर विष्णु अवतार में आती हैं और वो बोलती हैं कि मेरा अवतरण हो चुका है। राजा को सारी कहानी बताती हैं। कहानी यह बताती हैं कि देख, तेरे राज्य में प्रलय आने वाला है और अब तू एक काम कर, तू मुझे ले जाकर अभी फिर से उसी नदी में डाल आ, और उस नदी में डाल आना, ध्यान रखना, महाप्रलय पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कहानी महाप्रलय के बाद की बात में। तो दोस्तों कहानी ये डेवोनियन कालखंड की है। डेवोनियन कालखंड में छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाने लगी थीं
और सागरीय जल क्षेत्र में इतनी मछलियां हो गई थी कि पूरा जल क्षेत्र मछलियों से भर गया था, और ये सारी की सारी मछलियां जो सागरीय जल में उनका भोजन था उसको खा गई थी। मतलब पृथ्वी पर मछलियों का साम्राज्य था। मछलियों के साम्राज्य की वजह से इस कालखंड को मत्स्य युग या फिश एज कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मछलियों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी दर से वृद्धि हो रही थी। कहानी में जो मछली का आकार बढ़ रहा वो आकार नहीं था, बल्कि संख्यात्मक वृद्धि थी। आकार तो बढ़ ही रहा था पर संख्यात्मक वृद्धि भी हो रही थी। ये बताने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने, उन्हें बताना ये बात थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहानी में ढाल दिया, क्योंकि उस समय पर लोगों के पास वैज्ञानिक ज्ञान इतना नहीं था कि वो उनकी बात मानते, तो कहानियों की बात लोग मान लिया करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बात को कहानी के माध्यम से कहा, और इसी के साथ चूंकि पृथ्वी पर पहला बड़ा जंतु वर्ग अस्तित्व में आया जो कि मछलियां थी, इसीलिए पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया ग्रंथ मत्स्य पुराण था। इसके बाद कौन सा पुराण लिखा गया? मत्स्य, एकदम साइंटिफिक। आप वो देखोगे कि फिर इसके बाद लिखा गया पुराण, कौन सा पुराण था? मत्स्य पुराण था। उसमें इस घटना का एक प्रॉपर वृत्तांत मिलता है। ओके, तो क्या हुआ इस घटना में? दो बातों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले डेवोनियन कालखंड की दो घटनाएं कौन कौन सी हैं उसे लिखें। पहली घटना लिखें, जल क्षेत्र में मछलियों की संख्या, जल क्षेत्र में मछलियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ने, दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ने के कारण पृथ्वी पर मछलियों का साम्राज्य, पृथ्वी पर मछलियों का साम्राज्य रहा। इसीलिए इसे डेवोनियन कालखंड को, डेवोनियन इपोक को, इसीलिए इसे फिश एज कहा जाता है, मत्स्य युग कहा जाता है। फिश युग कहा जाता है, मत्स्य युग। पहली बात समाप्त हुई। दूसरी बात लिखें धरातलीय वनस्पतियों में, धरातली जिनमें पत्तियां नहीं थी, अब क्या होता है इस कम समय पर? धरातलीय वनस्पतियों में, धरातलीय वनस्पतियों में वॉट, क्या? पहली बार पत्तियां भी अस्तित्व में आई, जिससे धरातल हरा भरा हो गया। धरातल हरा भरा हो गया। अब जितना धरातल हरा भरा होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी तीव्र होगी। हरा भरा हो गया। पूर्ण विराम। फिर अब लिखिए कार्बोनिफेरस एज या कार्बोनिफेरस इपोक। कार्बोनिफेरस इपोक। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो कार्बोनिफेरस भी समझ में आएगा। राजा सत्यव्रत मत्स्य देवी को ले जाकर जल में डलवा दिए, नदी में डलवा दिए। मत्स्य देवी गायब हो गई। थोड़े दिन बाद दोस्तों, विज्ञान मानता है, थोड़े दिन बाद बारिश आरंभ हुई फिर से। एक तो प्री कैम्ब्रियन कालखंड की कहानी मैंने बताई थी बारिश की, अब दूसरी बारिश इस कालखंड में होती। थोड़े दिन बाद बारिश आरंभ हुई पुनः,
और दोस्तों बारिश लाखों वर्षों तक। लाखों वर्षों तक चलने वाली बारिश से राजा का राजपाठ सब नष्ट होने लगा। आकाशवाणी होती है कि राजन सुन, तू अपने बचने के लिए एक नौका बना, उस नौका में सप्त ऋषियों को और अपनी पत्नी को बैठा, और उसी नौका में सप्त धान्य मतलब 7 फसलों को रख ले, और जैसे तू उस नौका पर सवार होगा, मत्स्य देवी तेरे पास से गुजरेंगी, उनके नाक में सोने की कील होगी, तू अपनी नौका को मत्स्य देवी के नाक की सोने की कील में बांध देना। कहानी को कहानी की तरह लो। और मत्स्य देवी पूरे के पूरे इस जल महाप्रलय के कालखंड में तेरी नौका को खेती रहेंगी, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तमाम वर्षा होगी पर तेरी नौका बारिश से अप्रभावित रहेगी। सप्त ऋषि, तू, तेरी पत्नी और सप्त धान्य बचे रहेंगे। तो जैसे महाप्रलय समाप्त होगा, पृथ्वी में, सृष्टि में पुनः मानव जीवन की रचना या विकास होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। राजन ने वही किया। महाप्रलय के समय सब नष्ट होने लगा, तो राजन ने वही किया। लाखों वर्षों तक बारिश हुई। धरती का बहुत सारा भाग, लगभग बहुत सारा भाग जल से पूरी तरह से मग्न हो गया, तिरोहित हो गया, डूब गया। दोस्तों अब उस कहानी को वहां छोड़ो। मत्स्य देवी सच में आई, राजा ने वही किया जो कहा गया था, और फिर बारिश समाप्त हुई। पूरी कहानी वहां की वहां। अब यहां आ जाओ। इसमें विज्ञान कहता है कि डेवोनियन कालखंड के उपरांत जब कार्बोनिफेरस कालखंड आया, तो लाखों करोड़ों वर्षों की वर्षा हुई। चूंकि डेवोनियन कालखंड में वनस्पतियों पर पत्तियां आ गईं और वनस्पतियों ने फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण, ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण के कारण कारण हुआ क्या, वॉट क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण के कारण कठोर तने वाली वनस्पतियां अस्तित्व में आईं, और वर्षा जल के प्रभाव से जलाशयों के समीप की वनस्पतियां सब की सब किसमें जाकर धंस गई, तालाब, झील आदि में धंस गई, जहां पर नदियों आदि ने, प्रवाहित होते जल ने उन वनस्पतियों के ऊपर अवसादों का जमाव कर दिया। जब उन अवसादों का जमाव वनस्पतियों पर हो गया, तो वही वनस्पतियां अनुकूल ताप एवं दाब की दशा में कोयले में बदल गईं। ठीक है ना, कोयले में बदल गईं। तो यहां पर कोयला पहली बार धरातल में इस कालखंड में अस्तित्व में आया था, और दुनिया का आज का 95% कोयला इसी काल अवधि से मिलता है। इसीलिए इसे कोल एज कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोल एज कहते हैं। इसे कोयला युग कहते हैं। ध्यान रखना सभी के सभी, अभी इस काल अवधि में मानव अस्तित्व में नहीं आया था। मैंने तो क्या कहा कि पौराणिक कहानियों को कहानियों की तरह लो, इसे जो लिखा रहा हूं इसे वास्तविकता की तरह लो। मानव तो अभी बहुत वर्षों बाद अस्तित्व, ठीक है, मानव तो अभी अस्तित्व में कहीं है नहीं। अभी तो जीव पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। तो लिखें सभी कार्बोनिफेरस कालखंड को डैश देकर, ये दुनिया का 95% दुनिया का 95% कोयला इसी कालखंड का प्राप्त होता है। इसी कालखंड का प्राप्त होता है। इसीलिए इसे कोयला युग, कोल एज के नाम से जानते हैं। क्लास में 2-3-4 बच्चे बड़े समझदार हैं यार।
उनकी समझ पर मुझे लगता है मैं क्या बोलूं, बड़ी देर से इग्नोर कर रहा हूँ। एक हमारी नूरुन्निशा बालिका हैं, 2-3 और बच्चे भी हैं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही समझदार है। अब इनको मैं क्या बताऊं। एक काम करो नूरुन्निशा बिटिया, तुम आ जाओ, तुम पढ़ा दो सारे बच्चों को। एक अभिनव द्विवेदी है, तुमने जो पढ़ा है क्या मैं वही क्लास में पढ़ाऊं? तुम एक काम करो, तुम अभिनव द्विवेदी तुम अपने नोट्स मुझे कुरियर कर दो, और मैं वही तुम्हारा जो तुम भेजोगे वही मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मतलब ऐसा नहीं मैं सोच रहा हूँ ये कमेंट्स बंद करेगा ये लड़का या ये लड़कियां सब, पर ये अपना ज्ञान इतना इनका उबल उबल कर फट फट कर टूट पड़ रहा है कमेंट्स के रूप में कि रुक ही नहीं रहा। मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने तो वो पढ़ा है। हाँ भाई, तुम ही ने पढ़ा है सारा ज्ञान, राजेश मिश्र खाक छाना है। अरे जो पढ़ा है तुमने, तो मैंने कहाँ कहा कि तुमने नहीं पढ़ा, मान लिया। अरे भाई सभी जान लो, पहले इनके कमेंट्स पढ़ लो, इनने ये पढ़ा है। इनने, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं तुम्हारे मैसेज पढ़ने के लिए, भाई सभी जान लो इनने ये पढ़ा है, बस इनने ये पढ़ा है, इनको इस बात की जानकारी है। ठीक है, अब तुम्हारे कमेंट्स पहुंच गए सब बच्चों तक। जल्दी जल्दी भाई सब इनके कमेंट्स देख लो, भाई इनने क्या पढ़ा है, इन्हें किस बात की जानकारी है। थोड़े दिन बाद ये मुझे अभी कुरियर कर देंगे, तो इनने क्या पढ़ा मैं वही चीज यहां पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अरे यार कितने बार बता दिया, लिख लो लकीरों में, खींच दो पत्थर की लकीर, जो बोल रहा हूं वो लिख लो। पर फिर भी नहीं लग रहा तो मत लिखो। पर यार क्लास में इतने तो कमेंट्स मत करो कि जिसमें दूसरे बच्चों का जायज कमेंट्स में ले ही ना पाऊं। हद है। इसको कहते हैं बेवकूफियत। बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा को भी सुनाना मैं कितना तुम्हारी प्रश्न को कोशिश कर रहा था बेटा कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल कुछ ना कहूं। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में समझोगे, लेकिन बेटा तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। तुमने ये पढ़ा, तुमने वो पढ़ा, मुझे भी सारी किताबें वो पता है जिनमें तुमने वो सब पढ़ा। लाल पीली नीली हरी किताबों में जो सब पढ़ा मुझे सब पता है बेटा, सत्य पढ़ा तुमने। और यह भी मैं बोल देता हूं भाई, मैं उद्घोषणा करता हूं कि इन बच्चों ने जो पढ़ा मैं उससे विपरीत लिखा रहा हूं, मैं राजेश मिश्र गलत पढ़ा रहा हूं, इनने जो पढ़ा वो सत्य है। अब बोलो तुमको समर्थन कर दिया, खुश होना, मिल गई दिल को तसल्ली, सुकून से अब बैठ जाओ, चुपचाप लेट कर सो जाओ, रजाइयां तानो, कंबल तानो और सो जाओ सुकून से कि तुम्हारे दिल को तसल्ली हमने दे दिया। ओके, आओ दोस्तों ध्यान से सुनो। इसे कोल एज का, अभी मानव अस्तित्व में नहीं आया, मानव को अभी बहुत देरी लगेगी। ये मानव की कहानी, सत्यव्रत की कहानी तो मैं बोल रहा हूं ना, कहानियों की तरह केवल लो। ऋषि मनीषी बेवकूफ नहीं थे, उन्हें पता था कि मानव यहां नहीं है, उन्होंने कहानी गढ़ा कि लोग समझना तो शुरू करें कि जीवों का विकास हुआ है कुछ ऐसा, मछलियां अस्तित्व में आई हैं कुछ ऐसा। यहां अभी मानव था ही नहीं दोस्तों कहीं। मानव तो अस्तित्व में आएगा, मानव को भी जोड़ूंगा, जहां मानव आएगा वहां मानव को भी जोड़ूंगा। अब मानव पहली बार पृथ्वी में अस्तित्व में आ गया। क्लियर? ओके, जब मानव आएगा सबको मानव भी बोलूंगा, लंगूर भी बोलूंगा, बंदर भी बोलूंगा, गाय भी बोलूंगा, बैल भी बोलूंगा, भैंस भी बोलूंगा, शेर भी बोलूंगा, सब बताऊंगा कौन कब अस्तित्व में आया। पर मुझे पढ़ा लेने दो, मुझे बताने दो, तब तो मजा आएगा ना तुमको पढ़ने में। जब पढ़ा देता हूं पूरा कॉपी एक बार लिंक करना, मजा ना आ जाए तो बताना। पर नहीं सर मैंने तो ये पढ़ा, सर मैंने तो वो पढ़ा, बस आ जाओ यहां पर। इसे कोल एज कहते हैं। कैसे कोयले की उत्पत्ति हुई इस कहानी को मैंने बताया कि डेवोनियन कालखंड में वनस्पतियां चूंकि पत्तियों से युक्त हो गई थी, पत्तियों ने किया फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण से जो बेसिकली जो ऊर्जा थी वह यहां पर जैव द्रव्यमान के रूप में संचित हुई, तो वनस्पतियां कठोर हो गई। और वही कठोर वनस्पतियां जब झील, तालाब आदि जो भी गर्त क्षेत्र थे, गड्ढे वाले क्षेत्र थे, वहां पर अवसादों के नीचे दब गई, तो अवसाद कभी भी दबाव उत्पन्न करेंगे ना दोस्तों, तो दाब जितना बढ़ाते जाएंगे तो ताप भी बढ़ता जाता है और नीचे दबे हुए पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है।
तो अनुकूल दाब एवं ताप में वो तमाम वनस्पतियां कोयले में बदली, और कोयले में बदलने की वजह से ही इसे हम कोल एज कहते हैं, कोयला युग कहते हैं। क्लियर हो गया? पहला तो ये घटना घटित हुई। अब दूसरी घटना घटित क्या हुई, इस घटना को भी समझाता हूं फिर से कहानी की तरह। कहानी को कहानी लेना, लेकिन विज्ञान से जोड़कर समझना। दोस्तों मजे की बात, रूपक प्रदान करता हूं। देखो रूपक प्रदान कहानी को कैसे किया जाता है, इस बात को समझो। दोस्तों एक दिन की बात है, कहानी की तरह सुनो, जिससे याद हो जाए कैसे जीवन का विकास हुआ, धरातल में पहली बार जीव कैसे आया। अब उसको कौन बताए कि यार जब तू बता रहा है पृथ्वी में रेंगने वाला जीव नहीं आया था, पर बार बार सर मैं तो जानता हूं कि इसमें सिल्यूरियन में रेंगने वाला जीव आ गया, रेंगने वाला, अरे आ गया तो उसे रेंगा देना यार, मुझे क्या करना, पर मुझे जो सही है वो पढ़ाने दे। तू रेंगाता रहे उसे, रेंगने वाला जीव आ गया। अब सुन लो ध्यान से। संध्या राठौर, अरावली की उत्पत्ति कब हुई? अभी कल ही हुई है बेटा, अभी कल परसों हुई है अभी, ठीक है ना। जब जब अभी तुम लंच कर रही थी ना, तो तुम्हारे लंच करते समय ही तो हुई थी अभी, ठीक है। ओके, तब बढ़िया से बताया। प्री कैम्ब्रियन कालखंड में जब आर्कियोजोइक समाप्त हो रहा था, प्रोटेरोजोइक आरंभ हुआ था, उस समय पर अरावली का उद्भव हुआ, और पुनर्उद्भव अरावली का कैलेडोनियन कालखंड में भी हुआ। सब बता दिया, पर इसका क्या कमेंट्स है? अरावली का उद्भव कब हुआ सर? अभी तक ये मटरगश्ती करने गई रही होगी हमारी बिटिया रानी। ओके चलो ध्यान से, सबका समय काल लिख दूंगा। कुछ बच्चों की डिमांड है सर इनका समय काल लिखिए। अब ये जो घटना बता रहा हूं सब समझा दो, फिर समय काल भी लिख दूंगा, सबका लिख दूंगा, याद कर डालना सब। सुनो ध्यान से दोस्तों, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। कहानी को कहानी की तरह सुनना, क्योंकि जीव का विकास समझाना है मुझे। क्योंकि डेवोनियन कालखंड में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाने लगी थी, तो एक मछली मां, मतलब मेल की बात नहीं कर रहा, फीमेल मछली की बात कर रहा हूं, मछली मां अपने बच्चों को लिए हुए छोटे से गुफा में, जल की बात है, पानी की बात है, छोटे से गुफा या छिद्र में चुपचाप डुबकी हुई थी। बच्चे मां के साथ डरे सहमे चुपचाप लेटे थे। पर थोड़ी देर बाद एक बच्चा बोलता है, मछलियां बोलती नहीं है जिस तरह मैं बोल रहा हूं, पर मैंने क्या कहा, रूपक प्रदान करता हूं। एक बच्चा बोलता है मां। मां बोलती है क्या बेटा? बोलता है मां मुझे बहुत भूख लगी है। तो मां बोलती चुप, ज्यादा बोलोगे तो बाहर बड़ी वाली मछली सुन लेगी और आकर तुम्हें खा जाएगी। बेचारा डर से फिर से चुप हो गया। बच्चों की आदतें समझना। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है मां बड़ी तेज भूख लगी है। मां बोलती चुप कर, एक झापड़ लगाऊंगी तुझे, सुनता नहीं, समझता नहीं मेरी बात को, वो आएगा और खा जाएगा तुझे। फिर चुप हो गया। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं माँ, मुझे भूख लगी है तो मैं व्यवस्था नहीं कर सकता, तो तू ही व्यवस्था करके ले आ दे तो मेरी भूख मिट जाए। तो माँ बोलती है कि अगर मैं चली गई तो वो आएगा और तुम लोगों का अकेला पाके खा जाएगा बाहर से। तो फिर चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि माँ मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा, तू मुझे क्या बचा के रखेगी? हम तो सब जितने भाई बहन है सब भूख से ही यहां मर जाएंगे, तू मुझे कैसे बचा पाएगी? तो मां बोलती है कि यार तू बड़ा बकवास करता, तुझे जो करना है कर, मैं नहीं जा सकती। तो एक जिद्दी बच्चा था मछली का, वो बाहर निकला और अपने भाई बहनों को भी कहा कि मैं जुगाड़ करके आता हूं, तुम भी मेरे साथ साथ आना। इत्तेफाक से जब ये निकला, साइंस देखो यहां से, मछलियों के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी मछलियां तटों के पास तैरती हुई पहुंची, तो तट के पास तैरकर क्या देखती हैं कि जल में जितना भोजन था वो तो बड़ी मछलियां खा गईं, लेकिन जल के बाहर तटों पर हरी हरी मुलायम मुलायम घास उगी हुई है। संभवतः उस घास को खाकर हमारी भूख मिट सकती है। उसके मन में विचार आया ऐसा। वो भागा 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 गया, अपने भाई बहनों को बताया, आओ 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 बताते हैं, देखो कैसे सुंदर सुंदर हरी हरी कोमल कोमल घास दिख रही है। भाई बहनों ने भी देखा, सच कहा भाई, तूने तो बड़ी अच्छी चीज खोजी है, यहाँ तो मुलायम मुलायम हरी हरी घास है, माँ तो हमें जबरदस्ती भूखा मार रही थी।
और पूछता भाई हम तो जल से बाहर जा नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, वो घास पाएगा तू कैसे? बोलता चल मुझे कुछ सोचने दे। थोड़ी देर वो सोचता है, फिर वो अचानक छलांग लगाता है। छलांग लगाकर, देखो सपोज यहाँ बैठा है तट पर, यहाँ पर मछली देख रही है कि यहाँ पर घास है, छलांग लगाया और छलांग लगाकर मुंह में एक पत्ती दबाया और फिसलकर पानी में आ गया। पत्ती खाया, इसकी भूख मिटी, सारे भाई बहनों को बताया, भाई बहनों ने भी पत्ती खाई और उन सब ने जाकर माँ को भी ये घटना बताई। अब ऐसा कुछ कोई बताया होता है नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, पर विकास कुछ ऐसे हुआ। इस घटना को समझने के, इस घटना के पीछे के मंतव्य को समझो कि जो जल का जीव था, जब जल में भोजन की कमी हुई तो स्थल की घास को धीरे धीरे खाने की कोशिश करने लगा। और कोशिश करने के क्रम में जब ये बाहर मुंह निकाला तो ये देखा कि बाहर की हवा ये निगल नहीं सकता, उसमें मर जाएगा। तो ठीक उस तरह से जैसे हम पानी में जब जाते हो तो अपने नाक बंद कर लेते हैं, सांस बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाते हैं, फिर बाहर आते, तो ये ऐसे ही कोशिश करने लगा कि बाहर की घास को पकड़कर फिर से जल में आ जाता, बाहर की घास को पकड़कर फिर से जल में आ जाता। पर धीरे धीरे इसमें एक जैविक विकास हो रहा था कि ये बाहर के जल से बाहर कम से कम थोड़े समय के लिए अपने आप को बाहर निकाल सकता था, फिर जल में आ जाता था, लेकिन पहले बाहर की हवा नहीं लेता था। अब इसमें फिर कहानी एक जोड़ता हूं। आपने भारतीय सिनेमा में देखा होगा कि एक हीरोइन, जिसको मैं नायिका कहता हूं क्योंकि वो ना मेरे हीरो हैं ना मेरी वो हीरोइन है, एक नायिका नायक से नाराज है क्योंकि नायक अपने वादों को नहीं निभा पाया, तो नायिका नाराज है। अब नायिका नाराज होकर भागी 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 एक झील के किनारे जाती है, बोलती है मैं आज मर जाऊंगी, मैं अब सुसाइड कर लूंगी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नायक पीछे पीछे दौड़ता है, कुछ भी बोलता है, तू सुन रुक, ए रागनी तू सुन, कहाँ जा रही है, रुक रुक। इधर रागनी को तैरना नहीं आता, पर रागनी जाती है और झील में छलांग लगा देती है। नायक सूट बूट में जिस प्रकार से होता है वैसे रागनी के ऊपर छलांग लगा देता है। जब तक नायक पहुंचकर रागनी के ऊपर छलांग लगाया तब तक रागनी पानी के कई घूंट पी चुकी थी। समझ गए मेरी बात? रागनी मतलब नायिका, कोई भी नायिका, ओके। वो पानी के कई घूंट पी चुकी थी। अब नायक उसे किसी तरह से पानी से तैरकर घसीट घसीट कर बाहर लाता है। सुनना ध्यान से, पानी के घूंट पीने की घटना को समझाना चाहता हूं। और फिर नोटिस करना कि किनारे में लेटाता है, उसके पेट को दबाता है, पेट से पानी निकलता है, नायिका को फिर से होश आ जाता है, दोनों मुस्कुराते हैं, जीवन अच्छा चला जाता है, भारतीय सिनेमा समाप्त हो जाता है। ऐसी ही कुछ घटना इस जलीय जीव के साथ हुई। धीरे धीरे जब ये तट के पास की मुलायम मुलायम हरी हरी घास खा गए दोस्तों, तो अब इनको जरूरत लगी कि अब तट से जो दूर घास है उस घास को खाना होगा। उस दूर वाली घास को खाने के लिए अधिक एफर्ट देना होगा। तो इसमें से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू हो रही थी। वह जो सर्वाधिक फिट थे वो छलांग लगाकर दूर की घास खाने लगे और फिसल कर आ जाते फिर से जल में। लेकिन जब छलांग लगाते, तो ध्यान से समझना कैसे चेंज हो रहा है। जैसे नायिका ने छलांग लगाई तो पानी पी गई, वैसे ही छलांग लगाते समय ये बाहर की हवा पी गया। समझो कैसे चेंज आ रहा है शरीर में इसके। ये बाहर की हवा पी गया और बाहर की हवा पीते 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 दोस्तों इसमें एक ऐसा जैविक परिवर्तन आया कि ये अब बाहर की हवा को पीकर भी जी सकता था और अंदर पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को पीकर भी जिंदा रह सकता था। और ये पहला ऐसा जीव विकसित हुआ जो अब जल में भी जीवित रह सकता था और स्थल में जीवित रह सकता था। इस लाखों वर्षों की प्रक्रिया में ये चीज आई है, जो जल में भी जी सकता था, स्थल में भी जी सकता था, जिसे हम उभयचर वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं दोस्तों? उभयचर वर्ग कहते हैं। तो कार्बोनिफेरस कालखंड ही पहला कालखंड है जब उभयचर वर्ग अस्तित्व में आया। ध्यान रखना, उभयचर वर्ग डेवोनियन के लास्ट में ही अस्तित्व में आ गया था।
पर इस कालखंड तक तो स्पष्ट रूप से आया था। जैसे मेढक है, पानी में भी रहेगा और स्थल में भी रहेगा, कछुआ है, पानी में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो उभयचर वर्ग अस्तित्व में आ गया। समझ में आना, पहली बार अस्तित्व में आया था। पर आज के मेढक की तरह जीव नहीं था, वो आज के कछुए की तरह जीव नहीं था, बदला हुआ इनका पूर्वज था दोस्तों। तो लिखेंगे डैश देकर। देखो कैसे कहानियां सुना सुनाकर कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस टॉपिक में भी इंटरेस्ट रहे और इसे भी आप याद कर डालो, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। पर इसमें भी जब आप में से कई बच्चे ज्ञान देते हैं तो लगता है क्या बताऊं यार इन सब बच्चों को। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कार्बोनिफेरस की दूसरी व्याख्या में लिखें इस काल अवधि में, दूसरा बिंदु कार्बोनिफेरस का, इस काल अवधि में पहली बार उभयचर वर्ग अस्तित्व में आया। अब उभयचर तो समझ रहे हैं ना, जो पानी में भी रह सके और स्थल में भी रह सके। उभयचर वर्ग अस्तित्व में आया, पूर्ण विराम। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मित्रों। कहानी अंतिम कहानी तो नहीं है, लेकिन कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते जिससे ये बात समाप्त हो जाए। दोस्तों समझने की कोशिश करना। एक दिन मेरा क्लास का एक विद्यार्थी जो कह रहा था कि सर मैं आपका दुश्मन हूं, उसने मेरे साथ दुश्मनी निभाई। उस कहानी से समझना, फिर जोड़ूंगा विज्ञान से। अकेले में आया, मैं सो रहा था, मेरा मुंह बांध दिया, मैं बोल ना पाऊं। मुंह बांध दिया, मेरे दोनों हाथों को भी पीछे बांध दिया, मेरे पैर को भी बांध दिया। अब मुझे बांध कर ले गया अपने फार्म हाउस में, और फार्म हाउस इसका हजारों किलोमीटर लंबे दूर का बना हुआ था। बड़ा बेहद अमीर इंसान है ये मेरा दुश्मन, और ये मुझे अपने फार्म हाउस में एक कबाड़ सा इसका एक कमरा बना हुआ था, वहां ले जाकर मुझे डंप कर दिया, फेंक दिया। ले राजेश मिश्र तू सड़ जा यहां पे। पर ये जानता तो था राजेश मिश्र के कद को भी, तो ये डरा डरा फटाफट भागा, दरवाजा बंद करना भूल गया मेरा दुश्मन। जब ये दरवाजा बंद करना भूल गया, रागिनी कुमारी, अच्छा तुम बिटिया नाराज हो गई, तुम तो बड़े लाल चेहरे बनाई हो। अरे तुम्हारा नाम नहीं था रागिनी बिटिया, वो किसी नायिका का नाम था रागिनी। तुमने अपना नाम क्यों बना लिया? ओहो, तुम तो बड़े लाल पीले चेहरे बनाई। देखो मेरा सिर खुजलाने लगा तुम्हारे इस वर्ताव से। मैंने तुमको क्यों कहा होगा? तुमको क्यों किसी ने धोखा दिया होगा? तुम क्यों किसी नायक की नायिका होगी? तुम तो मेरी विद्यार्थी हो, तुम भी अद्भुत हो बेटा। तुम लाल पीला चेहरा क्यों बनाती हो? अरे किसी बालिका का नाम किसी से तो जुड़ेगा ना, तो नाम ऐसे जुड़ गया। बाकी तुम वो वाली रागिनी नहीं हो। ओके चल, अब खुश हो ना? चलो ठीक। अब सुनो ध्यान से। जब इस दोस्त दुश्मन ने, मैं इसे दोस्त दुश्मन बोलूंगा, मुझे वहां डंप कर दिया, तो मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ है। अब दिमाग लगाया मैंने। अब सुनना ध्यान से मैं क्या करूंगा। उसी तरह मछलियों ने भी किया। इस विकास को समझाना है मुझे, इस विकास को भी समझाना है। जब इसने मुझे अपने फार्म हाउस में डंप किया और डंप करके भागा फटाफट फटाफट फटाफट, कोई देख ना लिया हो। दरवाजा खुला था तो मेरे हाथ पैर बांधे थे। तो दोस्तों मैं थोड़ा पीछे जाके समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं पैर से तो चल नहीं सकता था, हाथों का सहारा तो ले नहीं सकता था क्योंकि सब बंधे थे। तो मैं अपने शरीर को हिला डुलाकर सरकने की कोशिश करने लगा। सुनो, सरकना शब्द, सरकना कान में जाने दो। ये अपने शरीर को हिला डुलाकर सरकने की कोशिश राजेश मिश्र कर रहा था कि किसी तरह खिसक कर दरवाजे से बाहर निकलूं, तो दरवाजे से बाहर कोई दिखे तो आवाज लगाकर उसे कैसे भी करके बुला पाऊं। कि ये राजेश मिश्र जो इस तरह से अपने अपने शरीर को हिला डुलाकर आगे खिसकने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी उभयचर वर्ग में से कुछ वर्ग कैसा था उसे समझना। ये कहानी, ये इसका विकास कैसे हुआ। बेसिकली जब किनारे की घास खा गए तो दूर तो घास दिख रही थी, पर किनारे घास ही नहीं थी। तो ये बेचारे ललचा रहे थे कि अरे यार किनारे की भी घास खत्म हो गई, अब दूर है भी तो हम जाएं कैसे? हमारे हाथ पैर तो है नहीं, हम खिसक कर जाएं कैसे उस घास को खाने के लिए? तो दोस्तों इसी उभयचर वर्ग में से कुछ वर्ग अपने शरीर को हिला डुलाकर आगे खिसकने की कोशिश करने लगा। देख सुन ले भाई, खिसकने वाला जीव कब आया है? हिला डुलाकर दोस्तों क्या किया? खिसकने की कोशिश करने लगा। तो शरीर को हिला डुलाकर
आगे सरकने की कोशिश करने वाला प्रथम जीव रेप्टाइल्स जिसे आप कहते हैं, सरीसृप वर्ग भी इसी कालखंड में अस्तित्व में आया। कौन सा वर्ग? जिसे आप सरीसृप कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं, जो अपने शरीर को हिला डुलाकर चलता है, खिसकता है, सरकता है, उसे आप रेप्टाइल्स कहते हैं। तो पहली बार सरीसृप वर्ग भी पृथ्वी में इस काल अवधि में अस्तित्व में आया। तो तीसरा बिंदु लिखो, जमीन पर सरकने वाला प्रथम सरीसृप वर्ग इसी कालखंड में अस्तित्व में आया। पूर्ण विराम। अभिनव बेटा, जल में रेंगने वाले जीव नहीं कहलाते हैं। जल में जो तुम बोले थे, जल में चलने वाले जीव, उसे रेंगने की क्रिया नहीं होते, उसे कहते हैं जल में नेक्टॉन्स वर्ग आया। जो तुम कहना चाहते हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर उसे नेक्टॉन्स कहते हैं, जो जल में स्विम करते थे शरीर को हिला हिलाकर। तो स्विमर्स आए थे इस समय पर, पहला स्विमर्स आया था। उसे रेंगना शब्द तुमको लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है? वो तो तुम्हारी भूल है कि उसे तुम रेंगना शब्द लिखते हो, किताबों की भूल है उसे रेंगना लिखते हैं। बिल्कुल सही था कि पहली बार स्विमर्स आए थे, स्विम जो कर सकते थे, जिन्हें हम नेक्टन्स वर्ग कहते हैं। तो नेक्टन्स वर्ग पहली बार अस्तित्व में आए थे। तुम उस संदर्भ में पूरी तरह से सही हो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। उभयचर वर्ग भी आ गया। अब उभयचर वर्ग आ गया, कोयला आ गया, एम्फीबियंस आ गया, ये सारी बातें आपने लिख ली। और अब आती है परमियन कालखंड की बात। तो लिखो परमियन, बस इसको लास्ट इतना ही आज पढ़ाएंगे। तो परमियन लिखो सभी। परमियन, परमियन में क्या लिखोगे? परमियन में क्या लिखोगे? सभी लिखो, इस काल अवधि में तीसरी भूगर्भिक हलचल हुई है। तीसरी भूगर्भिक हलचल हुई, जिसे हर्षिनियन ओरोजेनी कहते हैं। जब भी ओरोजेनी होगी मतलब पर्वत की उत्पत्ति होगी, जिसे हर्षिनियन ओरोजेनी कहते हैं। जिसे हर्षिनियन ओरोजेनी कहते हैं। पहली ओरोजेनी आपने धारवाड़ियन सुना था, दूसरी ओरोजेनी आपने कैलेडोनियन सुना, तीसरी ओरोजेनी आपने हर्षिनियन सुना, अभी चौथी भी सुनोगे। हर्षिनियन ओरोजेनी कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे, लिखें इस ओरोजेनी के दौरान ओरोजेनी के दौरान ओरोजेनी के दौरान उत्तर अमेरिका की अपलेशियन, यूरोप की यूराल, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उत्तर अमेरिका की अपलेशियन, यूरोप की यूराल, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जैसी वलित पर्वत श्रेणियों
वलित पर्वत श्रेणियों का उद्भव एवं विकास हुआ। उद्भव एवं विकास हुआ, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में कार्बोनिफेरस की समाप्ति एवं पर्मियन के आरंभ, कार्बोनिफेरस की समाप्ति एवं पर्मियन के आरंभ को गोंडवाना कोल एज कहा जाता है। भारत में इस कालखंड का कोयला है गोंडवाना कालखंड का। कोई पूछे गोंडवाना कब का है तो कार्बोनिफेरस की समाप्ति हो रही है और पर्मियन का आरंभ हो रहा है। गोंडवाना कोल एज कहा जाता है, कहा जाता है, गोंडवाना कोल एज कहा जाता है, जिसमें भारत का लगभग 94% कोयला भंडार, भारत का लगभग 94% कोयला भंडार मिलता है। पूर्ण विराम। तो ये था दोस्तों पैलियोजोइक। ध्यान से सुनो, फिर से लिंक कराता हूं, फिर से सभी समझो। आज की इस कक्षा में आपने पढ़ा क्या, इस बात को समझना है। सबसे पहला तो आपने प्री कैम्ब्रियन की बातें पढ़ी कि प्री कैम्ब्रियन के कितने भाग होते हैं। प्री कैम्ब्रियन के 3 भाग थे। एजोइक की बात तो पहले पढ़ चुके थे, आज हमने आपको पढ़ा दिया आर्कियोजोइक की बात पढ़ा दी और प्रोटेरोजोइक की बात पढ़ाई कि इन कालखंडों में क्या क्या हुआ है। ठीक, दूसरे नंबर पर जो पोस्ट कैम्ब्रियन के बारे में हमने बताया। इसे फेनरेजोइक भी कहते हैं और इसे 4 भागों में बांटा, जिसमें से था पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक इसे आपने पढ़ा जिसके 6 भाग थे, COSDCP या कुछ भी। पैलियोजोइक की बात आई तो इसे हमने कंप्लीट किया। रेस्ट ऑफ दूसरा, तीसरा एंड चौथा अभी बाकी है दोस्तों, जिसमें से मेसोजोइक, सीनेजोइक एवं नियोजोइक के बारे में कल की कक्षा में पढ़ते हुए कल समाप्त करेंगे। आज यहीं तक जितनी बातें पढ़ाई हैं, संभवतः मेरा भरोसा है कि आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा, ठीक से समझा भी होगा, तो ठीक से याद भी कर डालना। बहुत ही पेशेंसफुली और बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पर बर्डन ना आए, आप चीज़ों को याद करते चले जाओ। दोस्तों बढ़िया से पढ़ना, मुस्कुराते हुए पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ना, याद कर करके पढ़ना, क्लास से हर बात समझ कर जाना। बस आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपने क्लास को ठीक से समझा होगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं नियत समय पर या दिए गए समय पर। बस आज इतना ही। कल हमारा ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।